Namaste students, myself Dr. Komal Rathod, Assistant Professor, Department of Kumar Bharatiya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today's topic is birth injury. So first of all, before we started, what is birth injury? First of all, we know what is the definition of birth injury. Now, definition. So, birth injury is an impairment of body function or structure due to adverse influence that occurs at birth. Injuries to the infant may result from mechanical force like compression or traction during the birth process or birth injury. यहाँ पे बर्थ इंजरी का मतलब ये समझाया गया है कि बर्थ इंजरी वो इवेंट है या वो एडवर्स प्रभाव है जो कि उस टाइम पाया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। तो जन्म के समय अगर बच्चे को किसी प्रकार का मैकेनिकल फोर्स या जन्म के समय अगर बच्चे के पैदा होते समय अगर उसे किसी प्रकार का कंप्रेशन मिल जाए, किसी प्रकार का खिंचाव उसके अंगों में हो जाता है, तो वहाँ के संबंधित अंगों में डिफॉर्मिटी हो जाती है। मतलब कि वहाँ पे तो कोई ना कोई शारीरिक नुकसान पाया जाता है। तो ये एक प्रकार से बर्थ इंजरी के डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बर्थ इंजरी को प्रभावित करते हैं, बर्थ इंजरी किन किन कारणों से या किन किन फैक्टर्स से प्रभावित होती हैं, उनका हम अगर एक सामूहिक रूप से अगर एक वो देखें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रीमी पैरिटी। अगर माता पहली बार अगर गर्भ धारण कर रही है, प्रीमी पैरिटी है, तो बच्चे का या माता का स्मॉल मैटरनल स्ट्रक्चर होना भी बर्थ इंजरी के लिए जिम्मेदार है। दूसरा मैटरनल पेल्विक एनोमली एंड प्रोलॉन्ग और यूजुअली रैपिड लेबर, जिसके अंदर ओलिगोहाइड्रोमिनोज मिल सकता है, माल प्रेजेंटेशन मिल सकता है फीटस का, लाइक बच्चे की जो गर्भाशय में स्थिति है वो वर्टेक्स ब्रीच इस प्रकार से दो बताई गई है। तो अगर बच्चे का ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उस ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से भी डिलीवरी के वक्त बच्चे में किसी भी प्रकार की बर्थ इंजरी पाई जा सकती है। इसके अलावा एक होता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अगर अगर माँ के सिफेलिक का और बच्चे के हेड का अगर प्रोपोर्शन ठीक नहीं है तो भी बच्चे का हेड जो है माता के पेल्विक्स में ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता और उसकी बर्थ के समय जो पूरा प्रोसेस है उसमें बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक प्रकार से नुकसान हो सकता है। तो सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन भी बच्चे की बर्थ इंजरी के लिए जिम्मेदार है। देन डीप ट्रांसवर्स अरेस्टमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द यूट्रस। जैसे कि मैंने बताया सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, तो वैसे ही अगर बच्चे के जन्म के समय जो भी पार्ट सबसे पहले पेल्विक्स में जाके अटैच होगा, अगर वो भी अगर ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो वो भी एक प्रकार से बर्थ इंजरी का कारण बन सकता है। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि क्या कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है या बर्थ इंजरी को हम किस किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह के हिसाब से बता रखा है कि सबसे पहले जैसे सॉफ्ट टिश्यूज में इंजरी हो जाए या फिर हेड या नेक एरिया में इंजरी हो जाए, ठीक है। अगर फेस एरिया में होती है तो उसे फेशियल इंजरी मानेंगे और फेशियल इंजरी के अंदर क्रेनियल नर्व्स की इंजरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज हो सकती है, पेरिफेरल नर्व इंजरीज हो सकती है, किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर पाया जा सकता है शरीर में। इसमें सबसे पहले टॉर्टिकोलिस जो है वो इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर्स माने गए हैं बर्थ इंजरी के अंदर। और इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज भी बर्थ इंजरी का एक क्लासिफाइड टाइप है। इसके अलावा अदर अब हम इसके बारे में इसको डिटेल में देखेंगे कि सॉफ्ट इंजरीज जो क्लासिफाई की है बर्थ इंजरी, इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी किस प्रकार की होती है। सॉफ्ट इंजरी के अंदर बच्चे के एब्रेशन मिल सकता है, एरिथेमा पेटेची मिल सकती है, एकाइमोसिस या लेसरेशन पाया जा सकता है। लाइक बच्चे के जन्म के समय उसमें किसी प्रकार का घाव हो जाए, उसे किसी प्रकार का अंगों में एक प्रकार से जब डिलीवरी के समय अगर उसे खींच डॉक्टर के द्वारा या नर्सेस के द्वारा अगर बच्चे को ज्यादा खींच के या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके अगर उससे डिलीवरी की जाती है बच्चे की, तो भी वहां पे बच्चे को घाव बन सकते हैं, लेसरेशन, इकाइमोसिस, यानी कि नीली जो छाप बन जाती है बच्चों के शरीर पे इकाइमोसिस टाइप में, वो बन सकता है। सबक्यूटेनियस फैट नेक्रोसिस भी पाए जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर स्कल की बात करें, स्कल में बच्चे के स्कल के अंदर कैपेट सक्सिडिनम पाया जा सकता है, जो कि एक बर्थ इंजरी का एक टाइप है। इसके अलावा सिफेलोहेमाटोमा भी एक टाइप है, जिसमें कि स्कल के अंदर ब्लड कैपिलरीज के फट जाने की वजह से ब्लड की बरसुइंग होने की वजह से स्कैल्प के अंदर ब्लड का एक क्लॉट मिलता है। इसके अलावा सबग्लियल हेमरेज भी पाया जाता है। लीनियर फ्रैक्चर्स लीनियर फ्रैक्चर्स भी स्कल के अंदर पाए जाते हैं, और इंट्राक्रेनियल हेमरेज ये भी स्कल के अंदर पाई जाने वाली बर्थ इंजरी का एक टाइप है। इसके अलावा फेस की बात करें तो फेस के अंदर सब कंजक्टाइवल हेमरेज पाया जाता है, रेटाइनल हेमरेज पाया जा सकता है, क्रीनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी अलग से बताई गई है। इसके अलावा फेशियल नर्व, क्योंकि हमारे फेस की क्रीनियल नर्व फिफ्थ जो है, अगर उसमें किसी प्रकार का कंप्रेशन मिलता है तो बच्चे के फेशियल पैरालिसिस या फेशियल पाल्सी के सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल नर्व्स जो है लाइक ब्रेकियल ब्रेकियल प्लेक्सिस पाल्सी मिल सकती है, यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस पाया जा सकता है, रेडियल नर्व पाल्सी मिल सकती है, या फिर लंबोसैक्रल प्लेक्सिस की इंजरी भी पेशेंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल इंजरी की बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी के अंदर क्लेविकल का फ्रैक्चर पाया जाता है, फ्रैक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स मिलेगा, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड इंजरी मिलती है। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड ये वाली चीज है जब बच्चे का वर्टेक्स पोजीशन होता है और सीजेरियन सेक्शन के दौरान या फिर वेजाइनल डिलीवरी के दौरान बच्चे के हेड को पकड़ के जब बाहर की तरफ खींचा जाता है निकालने के लिए, तो भी स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड जो नेक की तरफ ये जो मसल्स होती हैं इसमें स्ट्रेच आ जाता है, तो बच्चे के अंदर स्टेनोक्लेडोमास्टोइड इंजरी जो है वो कॉमनली मिलती है। इसके अलावा अगर इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी की बात करें तो वहां पे लीवर का हेमाटोमा मिलता है, स्प्लेनिक हेमाटोमा मिल सकता है, एड्रेनल हेमरेज हो सकता है, रीनल हेमरेजेस पाया जा सकता है। तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन की इंजरी है तो वहां पे भी हेमाटोमा मिलता है। अब हम एक एक का डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेड इंजरी की बात करें तो यहाँ पे कैपेट सक्सेडिनम जो कि स्क्रीन पे दिखा रखा है, कैपेट सक्सेडिनम को हम देखते हैं। कैपेट सक्सेडिनम के अंदर एडिमा मिलता है, जो भी डिलीवरी के समय जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट जो कि पेल्विक कैविटी से अटैच होता है, लाइक अगर हेड अटैच हो रहा है तो हेड जब जैसे ही वेजाइनल कैनाल के अंदर से पास आउट होता है, और अगर वहां पे किसी भी सक्शन पंप का यूज किया हो या फिर किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो जब बेबी के हेड को बाहर की तरफ फोर्सफुली खींचा जाता है तो वहां पे बच्चे के हेड में एडिमा मिल जाता है। तो एडिमा ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट caused by pressure during vaginal delivery. This is the main cause of caput succedaneum. So it is important to know how to become caput succedaneum. It is only edematous part of the head. Now this is caput succedaneum is the serosanguis subcutaneous or extra periosteal fluid that is collect with the poorly defined margins and non-fluctuating. So it is important to know what is caput succedaneum. And then next one is cephalohematoma. So cephalohematoma is a subperiosteal. It's important to know what is subperiosteal. Showing in the figure, it is the caput. You can clearly define this is caput part, and it is the edematous serosanguis fluid collection in this area. And in the below section, cephalohematoma part. So it is the periosteal region, and below the periosteal region, blood is collected. So in brain area, periosteal region, blood is collected. So this whole process called cephalohematoma. And now before that, we read cephalohematoma. I will discuss subglial hematoma in later. So first of all, important to know differential diagnosis about caput succedaneum, cephalohematoma, and subglial hematoma. Uh, cephalohematoma, subperiosteal collection of blood between the. It is important to know between the skull and periosteal.
So it may be unilateral or bilateral or appear within hours of delivery as a soft fluctuant swelling on the side of delivery or side of the head of presenting part. So cephalohematoma is a common, but it's a subperiosteal, or it is the skull. It is between the skull and periosteum and collecting fluid. In but differentially, it's a caput succedaneum. There is only edema, not collecting of blood, any kind of blood or any kind of fluids. But it's only important caput succedaneum. There is only edema presenting part, and here is the blood accumulated in the skull and periosteum. So it is maybe unilateral or bilateral, appearing within hours of delivery as soft fluctuant swelling on the both side of the head. So cephalohematoma never extends beyond the edges of the bone. It's only limited on the bone periphery. Crosses suture line, but beyond the edges of the bone. Next is intracranial hemorrhages. So what is intracranial hemorrhages? Before I start, I'll show you in the figure. It is the intracranial hemorrhage. So intracranial hemorrhage in in mid of the brain or in the margin of the brain. Here is the subarachnoid hemorrhage. You can see in the figure lower intracranial hemorrhage and intraventricular hemorrhage or extradural hemorrhage because of three layer of brain, dural, arachnoid, and subarachnoid. It's subarachnoid part. It's a hemorrhage called subarachnoid. Subdural hemorrhage. It's called subdural hemorrhage or the extra part of the dura hemorrhages also occur there. So deep intracranial hemorrhages may also be present. So it's completely including all of kind this type of hemorrhages called intracranial hemorrhage. See in the figure. Now, intracranial hemorrhage definition is bleeding can occur external to the brain into the epidural, subdural, or subarachnoid space. It is important. Then it is into the parenchyma of the cerebrum or cerebellum, into the ventricular from the subpendermal germinal matrix or choroid plexus. Intracranial hemorrhages is three types, which is I define in the definition: epidural hemorrhage, subdural, or subarachnoid hemorrhage. So intraparenchymal hemorrhages is also may be there. Germinal matrix hemorrhage or intraventricular hemorrhage may also be present in the birth injury. So detailed description of intracranial hemorrhage. First is extradural, that is called epidural. Then second is subdural. So shock or anemia due to blood loss, neurological signs due to brain compression or conversion or apnea. So dilated pupil and dilated level of consciousness may be there. A full fontanelle and spelled suture due to raised intracranial pressure is also be presented there. Now, facial injury, we talk about facial injury. Facial injury is subconjunctival hemorrhage, retinal hemorrhage, and other ocular injuries also be present. So, nasal septal dislocation is major birth injury or facial injuries may be included. So, subconjunctival hemorrhage. What is subconjunctival hemorrhage? It's a breakage of small blood vessels in the eye of the baby. So, one or both of the eye may be included and have a bright red around the iris. This is very common and do not causes damage of the eyes. So redness is usually absorbed in a week to the 10 days. So peripheral nerve injury included brachial plexus palsy, peripheral nerve injury, laryngeal nerve injury, and many kinds of nerve involving in this peripheral nerve injury. So it is important to know what is the major cause of peripheral nerve injury and what is the main nerve involved in this series. So brachial plexus palsy and uh, phrenic nerve injuries and laryngeal nerve injuries. Laryngeal nerve injuries including unilateral vocal cord paralysis also and radial nerve
palsy, it's also important in involving like brachial plexus injury involving Erb's Duckney plexus and common phrenic nerve plexus. So their nerve root is very important to know. Erb's Duckney plexus is a C5, C6 root, and the phrenic nerves injuries including C3, C4, and C5. Klumpke paralysis including C7, C8, and T1. So total plexus palsy is worth. So it is important to know in birth injury, nerve injuries is also cause fatal to the children's. So next is in this figure, you can clearly know what is the peripheral nerve injury and what kinds of nerve involving in that. So first of all, brachial nerve plexus. Here is a Erb-Duckney plexus C5, C6 involved the most common lack of shoulder motion. So involved extremities lie adducted, prone, and internally radiated. It is important to know adduction, then prone and internally rotated. And the baby's moro biceps and radial reflexes are absent on the both affected side, and Grapsing reflex is usually may be present there. And Erb's paralysis may also associate with injury to the phrenic nerve and innervated with the fibers like C5, C6, and C7. It is the diagram of brachial plexus. Here is the nerve root C5, C6, C7 supplies to the upper trunk, middle trunk, and lower trunk subsequently in the series, and then mixing of the nerves. It's supplied to musculocutaneous nerve, axillary nerve, radial nerve, medial nerve, and ulnar nerve. So this baby presents with an asymmetrical portion of the arm. The left arm is not flexed and hangs limply. Adduction and internal rotations of the arm with the pronation of forearm. Here is the biceps reflex is absent only, but Moro reflex is also absent, but Grapsing reflex is maybe present there. So student is the important in many examinations. It's a common types of question in the MCQs. So it is you have to all know what is the kinds of Moro reflex, what kinds of biceps reflex, and when it's present and when it's absent. So the involvement of arm is held in the weighted tip position. It's a main important PG questions, weighted tips position, and which arms is involvement in this series. So adduction and internal rotation of the shoulder, extension of elbow, pronation of forearm, flexions of wrist and the fingers. So baby demonstrate the finding of a left-sided paralysis. Now, physical examination. So, physical examination, radiograph of the shoulder and upper arm, and initially treatment is conservative. The arm is immobilized across the upper abdomen, and elevated abduction, external rotation, like shoulder during the first week of the baby's life. So, physical therapy with the progressive range of motion, exercise at the shoulder, elbow, and wrist should be begin after the first week. An infant with recovery 3 to 6 months of the age. So that's all for this session. Hope you like that session. In this series, we will discuss more about this birth injury. So that's all for this session. Hope you like that session. If you have any query about birth injury, about nerve injuries, so you can ask me below section. I will resolve definitely. So thank you so much.